बात करते हैं लापरवाही की लपटों के उस तांडव की जिसने गुजरात से लेकर दिल्ली तक एक दो नहीं बल्कि 38 जिंदगियों को लील लिया। एक अग्निकांड गुजरात के राजकोट में हुआ। आग एक गेमिंग जोन में लगी और कई मासूमों समेत 28 लोगों की जान ले ली। बिल्कुल। और दूसरा अग्निकांड राजधानी दिल्ली में हुआ है। आपको हम कुछ तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। राजकोट में एक गेमिंग जोन में लगी आग इतनी भीषण थी, ये देखिए तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, कि घटना के वक्त वहां पर मौजूद लोगों में से ज्यादातर को संभलने का मौका तक नहीं मिला। कुछ ही खुशनसीब ऐसे थे जो इस गेमिंग जोन से बचकर बाहर आ सके, लेकिन कई बच्चे और बड़े इतने खुशनसीब नहीं थे, वो अग्निकुंड से बचकर बाहर नहीं आ सके और उसी में वो फंसकर रह गए। दिल्ली की बात करें तो वहां की तस्वीर भी आप देख रहे हैं जहां पर लापरवाही की लपटों ने कई घरों के चिराग को बुझा दिया। बच्चों के एक अस्पताल में आग लग गई और इस मौत में 7 नवजात को अपने आगोश में लिया। हॉस्पिटल मैनेजमेंट के लिए यह दुर्घटना हो सकती है, लेकिन उन माता पिता से पूछिए, सोचिए उनके दिल पर क्या गुजर रही होगी जिनके बच्चे लपटों में भस्म हो गए। इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इसका कसूरवार कौन है। दिल्ली के ही कृष्णानगर में, दिल्ली के कृष्णानगर इलाके में देर रात 4 मंजिला एक मकान में आग लग गई और देखिए उसमें 3 लोगों की जलकर मौत हो गई। तो आग का तांडव और इसकी 3 तस्वीरें। एक बड़ी खबर आपको दे दें, दिल्ली के विवेक विहार के बेबी केयर हॉस्पिटल में जो आग लगी उसमें 7 नवजात बच्चों की मौत हो गई, जबकि 5 मासूमों को रेस्क्यू करके दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। पुलिस ने अस्पताल के मालिक नवीन चीची के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। हालांकि आग कैसे लगी इसकी वजह अब तक सामने नहीं आ पाई। दमकल विभाग को रात को 11:30 बजे इसकी सूचना मिली थी और फिर इसके बाद दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया गया। आग लगने की वजह से अस्पताल के अंदर काफी धुआं भर गया था, जिससे नवजात की हालत गंभीर हो गई है। सभी को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक दम घुटने से 7 बच्चों की जान जा चुकी है। अब देखिए दिल्ली के अस्पताल में आग कैसे लगी। वहां पर मौजूद चश्मदीदों ने एबीपी न्यूज से बातचीत में पूरी घटना के बारे में बताया है। विवेक विहार के जब बेबी बॉर्न हॉस्पिटल में आग लगी उसके बाद रेस्क्यू का जो काम वो जिस शख्स ने किया वो हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम अंकित बंसल है, मैं आरएसएस कार्यकर्ता हूँ। कितने बजे यहाँ पर पहुंचे और क्या मंजर उस समय था? मैं तो 11:40 बजे जैसे धमाका हुआ उसके 1-2 मिनट बाद मैं यहाँ पे पहुँच गया था। बिल्कुल क्या स्थिति थी और बच्चों को कैसे रेस्क्यू किया जा रहा? यहाँ स्थिति बहुत ज़्यादा आगे था, बहुत ज़्यादा फ्रंट में बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी। इतनी आग थी कि कोई आगे नहीं जा सकता था, 100 मीटर तक भी कोई आगे नहीं आ सकता था, इतनी आग थी यहाँ पे। तो हम लोगों ने पीछे से रेस्क्यू करने का ऑपरेशन किया। पीछे के कांच टूट चुके थे बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर के, और नर्सिस हमें जब बैक साइड से आते हुए मिली थी तो नर्सिस हमें बताया कि 11 बच्चे हैं, आप उन्हें बचा लीजिए। तो हम बैक साइड से घुस के हमने बच्चों को निकाला है रात को। और उसके बाद बच्चों को कहाँ ले जाया गया और आस पड़ोस के लोग क्या मदद कर रहे थे? नहीं, हम लोगों ने तो अपनी पूरी मदद करी है। सब बच्चों को निकाल के आगे दिया है। जब तक एम्बुलेंस आई हमने बच्चों को निकाल के लोगों को गोद में दिया। कुछ लोग मेरे ख्याल अपनी गाड़ी में भी ले गए। बाद में एम्बुलेंस आई तो हमने एम्बुलेंस में बच्चों को दे दिया, फिर बच्चे उनको ले गए एम्बुलेंस। बच्चों की कैसी स्थिति थी जब निकाल रहे थे? जो शुरू के 3-4 बच्चे निकले हैं वो स्थिति उनकी ठीक थी, वो बच्चे सांस ले रहे थे सब कुछ था। लेकिन जो आगे बच्चे थे फ्रंट साइड में, वो धुएं के कारण काले हो चुके थे, जल चुके थे, उन्हें ज़्यादा दिक्कत आई थी जी। आपको क्या लगता है इस पूरी घटना के लिए जिम्मेदार कौन है, कौन इसके लिए? इसके लिए जिम्मेदार मैं तो किसी को ठहरा नहीं सकता जी। ये तो सिलेंडर फटा है, अब क्या कारण से फटा जी इसमें मुझे नॉलेज नहीं है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ जी। हमें तो धमाके के बाद ही हम आ गए, जो हमसे हो सका हमने वो किया जी। आप कितने दूर पे रहते हैं? मैं तो इस बिल्डिंग के एक बिल्डिंग छोड़ के बैक साइड रहता हूँ जी। बिल्कुल पास पड़ोस के बाकी सभी लोगों ने मदद की और उसके बाद कितनी देर तक ये सारा जो घटनाक्रम है या फिर आग बुझा? 1-1:15 बज गया था रात में, 1-1:15 बज गया था जब हम अपने घर वापस गए। हाँ, इतना टाइम लग गया था जी, हमें 1-1.5 घंटा लग गया था इतने टाइम में। हमारे सहयोगी दिव्यांकर वहीं से इस वक्त हमारे साथ सीधा कनेक्ट है। दिव्यांकर, 7 नवजात बच्चों की जान चली गई और 5 को रेस्क्यू किया गया है। तो सबसे पहले आप ये अपडेट करिए कि उन 5 की हालत क्या है। जी राजन, देखिए अभी 5 की हालत जो है वो स्थिर बताई जा रही है और उस हॉस्पिटल जहां पर उन्हें बच्चों को अभी फिलहाल एडमिट किया गया है उसके बाहर पुलिस का काफ़ी ज़्यादा कड़ा पहरा है और पुलिस की निगरानी में या फिर कहें अस्पताल में उनका जो इलाज है वो चल रहा है और ऐसी भी संभावना जताई जा रही है कि वहाँ पर जो बच्चों के माता पिता हैं वो भी धीरे धीरे पहुँच रहे हैं। लेकिन जहाँ पर ये पूरी घटना हुई, जहाँ पर ये पूरा हादसा हुआ और जहाँ पर आग जी कहना चाहेंगे
बाहर सिलेंडर है, कई यहाँ पर सिलेंडर आपको फटे हुए नजर आएंगे और इन्हीं की वजह से जो आग ने अपना भयावह रूप लिया। और सबसे बड़ा सवाल जो आस पास के लोग जो है जो सवाल खड़ा कर रहे हैं इस सेंटर के ऊपर कि आखिर जब ये बेबी केयर सेंटर था तो इतना ज़्यादा यहाँ पर सिलेंडर क्या कर रहा है, जब यहाँ पर सिर्फ छोटे बच्चे जिनका जो 3-4 दिनों के होते हैं या फिर 10-15 दिनों के लिए या फिर उन्हें जो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं उनका इलाज होता है या फिर उन्हें देखभाल के लिए यहाँ पर रखा जाता है, तो इतना ज़्यादा सिलेंडर ऑक्सीजन का यहाँ पर क्या करता है। कहीं ना कहीं आसपास के लोग जो हैं वो इस पर आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिल होता था और जिसके बाद उन लोगों ने कई बार इसकी शिकायत जो है वो प्रशासन को कराई, लेकिन प्रशासन की ओर से लगातार लापरवाही हो रही थी, अनसुने उनकी बातों को कर रहे थे, उनकी शिकायतों को अनदेखी कर रहे थे और जिसके बाद ये जो बड़ा हादसा हो गया। कहीं ना कहीं अब प्रशासन भी इसके लिए जिम्मेदार है। जहां अगर जो पुलिस प्रशासन है उसके ऊपर लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं, वहीं अगर हॉस्पिटल प्रशासन की बात की जाए तो उनके खिलाफ जो इसके मालिक हैं उनके खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। लेकिन अब जिस तरह से अब इस मामले में राजनीति ने भी अपने प्रवेश किया है, दिल्ली के सीएम ने इस पूरे मामले को लेकर जांच के लिए आदेश दिए हैं। वहीं अब से कुछ देर बाद बात करें तो तकरीबन 1 घंटे के बाद दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी यहां पर पहुंच सकते हैं। तो जहां पर जिस तरह से 12 बच्चे जो यहां पर इस बेबी केयर सेंटर में एडमिट थे उनमें से 7 बच्चों की अब जान चली गई है। तो अब देखने वाली बात होगी कि किस तरह से दिल्ली में इस आग लगने की घटना के बाद जिस तरह से गर्मी बढ़ी है उसमें सियासत किस ओर रंग लेती है और किस तरह से आने वाले दिनों में इस पूरे मामले को लेकर राजनीति का क्या रूप रहेगा। बिल्कुल दिव्यांकर, और इस मसले पर राजनीति एक तरफ लेकिन दूसरी तरफ एक बड़ा सवाल कि इन 7 बच्चों की जिंदगी जाने का जिम्मेदार कौन, ये सवाल तब तक पूछा जाना चाहिए जब तक इसका जवाब ना सामने हो। बहुत धन्यवाद आपका दिव्यांकर। देखिए, अस्पताल में जो बच्चे फंसे हुए थे उनके परिवार को लेकर क्या कहा जा रहा है, परिवार क्या कह रहा है? अस्पताल में जो बच्चे फंसे थे उनके परिवार का क्या कहना है, एबीपी न्यूज संवाददाता ने उनके परिवार के लोगों से बात की है। बच्चा जो है वो एडमिट था यहाँ पे? हाँ जी। कितने साल का था? साल का नहीं था, 15 दिन का था। कल 17 दिन का 17 दिन का पूरा हो गया था मेरा बच्चा, और मेरा बच्चा एकदम ठीक था सर। कैसे जानकारी लगी आप इस वजह से? किसी ने अभी रामपरस में बताया है कि जहाँ हॉस्पिटल में जो बच्चा, जिस हॉस्पिटल में आपका बच्चा एडमिट था उस हॉस्पिटल में आग लग गई, न्यूज़पेपर में आया है। हमको पता, हम सुबह 3 बजे से फोन लगा रहे हैं, यहाँ पे कोई फोन नहीं उठा रहा है। कितने दिन से यहाँ पर था? हम लाए थे, हाँ 17 दिन का हो गया है मेरा बेबी। 17 दिन का हो। 17 दिन से यहीं पे था ना? हम अभी 2 दिन हुआ लाए यहाँ पे, आज 3रा दिन होता मेरा को यहाँ पे लाने। आपको दे रहे थे? हम कल 2 बजे मिलके गए थे यहाँ पे, और फिर रात में मेरी सिस्टर आई थी और एक आए थे तो वो मिलके गए थे। रात में 9 बजे मिलके गए थे। आपको क्या लगता है कौन इसके लिए जिम्मेदार है? इसके लिए डॉक्टर जिम्मेदार है। नहीं, क्यों भागा मेरे बच्चे जैसे अपनी जान बचाया उसे बच्चों को भी जान बचा सकता है। एक डॉक्टर जिम्मेदारी क्या होती है कि बच्चों की तो जान बचा सकता है। जी बिल्कुल, देख जिस तरह से ये पूरी घटना हुई उसके बाद अब जो यहाँ पर जिनका बच्चा यहाँ पर एडमिट था वो महिलाएं यहाँ पर पहुँच रही हैं और साफ तौर से जो प्रशासन है, हॉस्पिटल प्रशासन, उसके ऊपर बड़ा सवाल खड़ा करें। लेकिन किस तरह का मंजर यहाँ पर था वो उसकी हम आपको तस्वीरें पहले दिखा दें कि देख सकते हैं यहाँ पर हॉस्पिटल के ठीक सामने की हम तस्वीर आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन सिलेंडर है वो पड़ा हुआ साफ तौर से यहाँ पर नजर आएगा। इसके अलावा बगल का एक घर है उसकी भी हम तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि और रास्ते में सड़क पर आपको कांच के टुकड़े भी पड़े हुए नजर आ रहे होंगे कि जिस तरह से यहाँ पर जब ऑक्सीजन सिलेंडर फटा तब रॉकेट की तरह जो ऑक्सीजन सिलेंडर है वो बाहर यहाँ पर उड़ रहे थे और जिसका जो आस पड़ोस के घरों में जा रहे थे और जिससे काफी ज्यादा जो नुकसान है वो इन घरों में हो रहा था। तो ये तस्वीरें आप देख रहे थे बेबी केयर अस्पताल की, जहां 7 बच्चों की जान गई है। अब दिल्ली के कृष्णा नगर इलाके में भी देखिए देर रात 4 मंजिला घर में आग लग गई। आग और धुएं से 3 लोगों की मौत हो गई। अब तक की जांच में ये बात सामने आई है कि आग की वजह पार्किंग में खड़ी स्कूटी और बाइक थी, जिससे धुआं घर में बढ़ता चला गया और आग लग गई और इसमें 3 लोगों की जिंदगी चली गई। ये तस्वीरें आपके सामने। अब आगे बढ़ते हैं, गुजरात की बात करते हैं। वहां भी एक बड़ा अग्निकांड हुआ जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। एक गेमिंग जोन में आग के तांडव ने कई घरों को बर्बाद कर दिया, कई चिराग बुझ गए, कई लोग मौत के आगोश में समा गए। और इस वक्त की बड़ी खबर पूजा बताएंगी।
गुजरात के राजकोट में हुए अग्निकांड में अब तक 28 लोगों की मौत हो चुकी है। कल शाम को करीब 4:30 बजे राजकोट में एक गेमिंग जोन में भीषण आग लगी थी और इसके बाद वहां पर अफरा तफरी मच गई। इतनी भीषण ये आग थी कि 5 किलोमीटर तक धुएं का गुबार देखा गया। 28 शव अब तक बरामद किए गए हैं। मौके पर प्रशासन पहुंचा है, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, कोशिश की जा रही है, लेकिन फिलहाल वहां पर क्या चल रहा है, किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, राजकोट से मेरे सहयोगी सूरज ओझा इस वक्त सीधे जुड़ गए हैं। सूरज, आप वहां की तस्वीरें दिखाइए। 28 लोग जिनकी जिंदगी चली गई है, उसके बाद अब वहां पर किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, क्या परिस्थितियां वहां पर बनती नजर आ रही? जी बिल्कुल, देखिए कि कल से ही लगातार यहाँ पर प्रशासन की टीमें डिप्लॉयड हैं। आप यहाँ पर देख रहे होंगे लोहे के जो स्ट्रीट्स हैं, उसके बाद जो पिलर्स हैं उसके अंबार आपको दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पे हर तरफ जले हुए मलबे पड़े हुए हैं और इस तरफ का जो आप हिस्सा देख रही हैं, यहीं से आज सुबह एक शव का कुछ हिस्सा बरामद हुआ। इसी वजह से जो लोकल पुलिस है उसका ऐसा मानना है कि जो 27 डेड बॉडीज़ हैं ये 28वीं हो सकती है या फिर किसी 27वीं डेड बॉडी में से किसी एक डेड बॉडी का कोई हिस्सा हो सकता है। तो बहरहाल ये जो सारे डेड बॉडीज़ मिले हैं वो इतनी बुरी तरह जल चुके हैं जिसे राजकोट ले जाया गया है एयरलिफ्ट करके। वहाँ पर उनके परिजनों के साथ उनके डीएनए सैंपल से मैच किया जाएगा और फिर उन्हें वो शव को सौंपा जाएगा। रही बात जांच की, तो देखिए मैं इसके अलावा बता दूं कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन था वो फिलहाल तो ख़त्म हो गया है। पुलिस ने बताया कि अब यहाँ पर ऐसी कोई भी चीज़ बची नहीं है कि ऐसा कहा जा सके कि रेस्क्यू ऑपरेशन पेंडिंग है। सिर्फ यहाँ से मलबा हटाया जा रहा है और ये देखा जा रहा है कि कहीं कोई चीज़ पड़ी तो नहीं है जो शायद आंखों के सामने इसके पहले नहीं आई हो। लेकिन आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर लापरवाही बरती गई। ये पूरा जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर G+1 का जो स्ट्रक्चर था ये बिना एनओसी के यहाँ पर चलाया जा रहा था और एनओसी किसकी, फायर डिपार्टमेंट की एनओसी ने नहीं थी। और जिसके बाद आप देख सकते हैं कि इतनी बड़ी आग लगी, लोग यहाँ से निकल नहीं पाए और इतने लोगों ने अपनी जान गंवा दी। एसआईटी ने एफआईआर दर्ज कर इसके मालिक, ये जो गेम जोन है टीआरपी गेम जोन, उसके मालिक और मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया है और इस पूरे मामले की जाँच की जा रही है। जी सूरज, आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका। एक बड़ी खबर हम इस वक्त अपने दर्शकों को दे दें। राजकोट अग्निकांड पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। गेम जोन में करीब 2000 लीटर डीजल मौजूद था। ये डीजल जनरेटर के लिए लाया गया था और यही नहीं, गेमिंग जोन में करीब 1500 लीटर पेट्रोल भी रखा हुआ था जो कार रेसिंग के लिए लाया गया था। इसके अलावा बिना परमिशन के वो गेमिंग जोन चलाया जा रहा था और इसकी दमकल विभाग से एनओसी तक नहीं ली गई थी। तो इतनी खामियां थी, इतनी गैर जिम्मेदाराना हरकत थी और इसी की वजह से 28 लोगों की जान चली गई। गेम जोन में करीब 2000 लीटर डीजल रखा हुआ था। जनरेटर के लिए ये डीजल लाया गया था और 1500 लीटर पेट्रोल भी था वहां। और आइए आगे बढ़ें, जहां राजकोट के गेमिंग जोन में आग लगने के बाद प्रशासन फौरन हरकत में आया। गेम जोन के मालिक युवराज सोलंकी और मैनेजर नितिन जैन को हिरासत में ले लिया। दोनों से फिलहाल पूछताछ की जा रही है। राजकोट के गेमिंग जोन में आग के बाद राज्य के गृह मंत्री मौके पर पहुंचे और हादसे वाली जगह पर जाकर तहकीकात की। मामले की जांच एसआईटी को सौंप दी गई है। और हॉस्पिटल में जो दर्दी है उनको उनकी देखभाल, उनके जो इलाज है वो हमारी प्राथमिकता है। ये बच्चे जिसने गंवाए हैं वो परिवार भी हमारे परिवार है। अभी जो काम है वो मेरा प्राथमिक काम है कि जल्द से जल्द तहकीकात हो, तहकीकात करके इन परिवारजनों को जल्द से जल्द न्याय मिले। और हम लोग पूरी निष्ठा और ईमानदारी से इन बच्चों की जो दुर्घटना हुई है, मौत हुई है, उन्हें न्याय देने के लिए पूर्ण रूप कटिबद्ध है। थैंक यू। रूम पे फोन आया था, उस हिसाब से तुरंत एम्बुलेंसेज और फायर ब्रिगेड यहाँ एक गेमिंग जोन था वहाँ पहुँची। ये टीआरपी गेमिंग जोन में जो टेम्परेरी स्ट्रक्चर था वो कोलैप्स हो चुका था, पर जो मलबा है उसे निकाला जा रहा है। यह राहत और बचाव की जो कामगिरी है ये चल रही है। राज्य सरकार से एक हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी का गठन करने का कार्यवाही चल रही है। अभी हम राहत बचाव कार्य में लगे हुए हैं। जैसे ये पूर्ण होता है उस दिशा में आगे तपास।
इस हादसे से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको देते हैं। राज्य सरकार ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख और घायलों को 50,000 की आर्थिक मदद का ऐलान किया है। एक और बड़ी अपडेट, मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख की मदद और घायलों को 50,000 की आर्थिक मदद का ऐलान किया है सरकार ने। एक बार फिर स्वागत आप सभी का। एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप। देखिए, लोकसभा चुनाव में मतदान के 6 चरण पूरे हो चुके हैं। 1 चरण का चुनाव अब बाकी है और आखिरी चरण के लिए सियासी रण में भीषण प्रचार जारी है। और एक बड़ी अपडेट ये कि आज प्रधानमंत्री मोदी उत्तर प्रदेश में 3 रैलियां करेंगे। थोड़ी देर में मिर्जापुर में प्रधानमंत्री की रैली है, फिर घोसी और बांसगांव में भी प्रधानमंत्री की रैलियां हैं। अमित शाह आज बिहार और पंजाब दौरे पर रहेंगे और बिहार में जेपी नड्डा आज 3 रैलियां करेंगे। तो ये प्रचार से जुड़ा बड़ा अपडेट। तो देखिए, 1 चरण का मतदान बाकी है 1 जून और उसके बाद फिर नतीजों का दिन 4 जून। लेकिन उससे पहले 7वें और आखिरी चरण के चुनाव के लिए दिग्गज नेता पूरी ताकत झोंकते नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज यूपी में दौरा रहेगा। 3 रैलियों को वो आज उत्तर प्रदेश में संबोधित करेंगे। थोड़ी ही देर के बाद मिर्जापुर में प्रधानमंत्री की रैली है, फिर घोसी और उसके बाद बांसगांव में प्रधानमंत्री की रैली। अमित शाह बिहार और पंजाब के दौरे पर रहेंगे और जेपी नड्डा बिहार में आज 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री आज उत्तर प्रदेश में प्रचार करेंगे। 3 रैलियां हैं उनकी, मिर्जापुर में, बांसगांव में, घोसी में। और जो आखिरी चरण का चुनाव बाकी है उसमें पूर्वांचल की सीटों पर मतदान होना है। तो प्रधानमंत्री यहां पर आज जोर लगाएंगे। यहां पर आज वो भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में ये रैलियां करेंगे। बिहार में जेपी नड्डा होंगे जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो छठे चरण में कितनी वोटिंग हुई अब हम आपको बता देते हैं। 2019 में 64% से ज्यादा हुई थी, लेकिन 2024 में जो अब तक आंकड़े आए हैं उसमें 61.76% वोटिंग हुई है। और अगर हम उत्तर प्रदेश की सिर्फ बात करें तो 14 सीटों पर 2019 में जब मतदान हुआ तो 54.58% वोट पड़े, लेकिन 2024 में जब मतदान हुआ तो थोड़ा सा कम 54.03%। वैसे आंकड़े बाद में बदल भी सकते हैं। जो अपडेटेड वोटर टर्नआउट सामने आता है उसमें कुछ बड़े हुए आंकड़े सामने आए अब तक। बिहार की बात करते हैं। 2019 में 58.65% वोट पड़े थे इन 8 सीटों पर और कल जब वोट पड़े तो इनका प्रतिशत सामने आया है 55.24%। और अब देख लीजिए, पश्चिम बंगाल में 2019 में 8 सीटों पर 84.59% वोटिंग हुई थी और 2024 में यह आंकड़ा घटा 80.06% मतदान हुआ। झारखंड की बात करते हैं। देखिए, झारखंड में 4 सीटों पर छठे चरण में 2019 में 64.57% वोटिंग हुई और 2024 में 63.76% 63.76% वोटिंग हुई। 2019 में दिल्ली में इन्हीं 7 सीटों पर 60% से ज्यादा मतदान हुआ था, लेकिन कल जो अभी तक आंकड़े सामने हैं उसमें 58.03% मतदान हुआ है। दिल्ली की बात कर रहे हैं हम, राजधानी दिल्ली की 7 सीटों की। हरियाणा में 10 सीटों पर 2019 में जब मतदान हुआ तो 70% से ज्यादा हुआ था। 2024 में जब कल मत पड़े तो 62% से ज्यादा मत पड़े हैं। यह अब तक का रिकॉर्ड है। और ओडिशा की बात करें, 6 सीटों पर 2019 में 71.61% मतदान हुआ, लेकिन 2024 में कल 70.99%, लगभग 71%। और देखिए, आंकड़ा ये लगातार जो है ये घटता नजर आ रहा है वोट परसेंट का। जम्मू कश्मीर की एक सीट पर 7.62% 2019 में और 2024 में यह आंकड़ा कितना बढ़ता है आप वो समझ लीजिए। जम्मू कश्मीर में 54.46%, जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा अहम हो जाता है। लेकिन नतीजों का दिन 4 जून एबीपी न्यूज आपको दिखाएगा सबसे तेज और सबसे सटीक नतीजे। हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय इस वक्त हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं। अभिषेक, का जो राज्य जहां पे कल मतदान हुआ उनमें आंकड़े हमने बताए 2019 के भी और 2024 के भी जो अब तक सामने आए। सामान्यतः कम रहा है वोटर टर्नआउट, लेकिन जम्मू कश्मीर की सीट पर बहुत बढ़ा है। अगर उस अपवाद को छोड़ दिया जाए तो सामान्यतः कम रहा है। इसको कैसे समझा जाए और देखा जाए? देखिए, 2 बातें हैं। सबसे पहले आपको मैं यूपी की बात बता दूं। मैं यूपी के गोरखपुर में, यूपी में थोड़ा सा कम रहा है, जो कि आप खुद बता रहे थे। बहुत ही दशमलव में ये फर्क आया है और इसका सीधा सा मतलब एक बड़ा जो वजह है वो वाकई ये गर्मी एक बड़ी वजह पड़ रही। कल यही बात
मेनका गांधी जब सुल्तानपुर में वोट डालने पहुंची तो वो भी इसी बात पे जोर दे रही थी कि बहुत गर्मी है, लोग ज्यादा नहीं निकल रहे। लेकिन अब देखिए समझने वाली बात होगी कि यहाँ पर ये जो मतदान का परसेंटेज घट रहा है, यहाँ पर भी एक बहुत ही बड़ा, जिसे आप कह सकते हैं एक पढ़ने वाला, रीड करने वाला एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और वो फैक्टर ये है कि जो पन्ना प्रमुख हैं, जो अपने अपने पेज के इंचार्ज है तमाम दलों के, वो अपने कितने वोटर्स को निकाल करके ला रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर मैं आपको बताऊं, बीजेपी का ये मानना है कि उनके जो पन्ने पर वोटर्स हैं, उनको इस तरह से मैनेज किया जा रहा है कि उनके वोटर मैक्सिमम बूथों पर पहुंच जाएं। अब अपोजिशन का भी कहना है कि उनके भी वोटर निकल रहे हैं। तो अब देखने वाली बात यही है राजेंद्र की किसके वोटर निकल करके आ रहे हैं। परसेंटेज कम हो रहा है, लेकिन किधर कम हो रहा है, ये सारा जो गणित है वोट परसेंटेज कम होने का, उस गणित का निचोड़ यही है कि वो परसेंटेज किस तरफ कम हो रहा है। और जो दावे किए जा रहे हैं कि हमारे पन्ने, हमारे बूथ, उनको हम निकाल करके लाने में सफल हो रहे हैं, अगर ऐसा हो रहा है तो आप समझ लीजिए कि वोट परसेंटेज कम होने के बाद भी जो नतीजे आएंगे, वो नतीजे इसी पर डिपेंड करेंगे कि बूथ पर कितने वोटर किस पार्टी के पहुंच सके हैं। और अब खेल इसी पर सिमट गया है। जो अब आखिरी चरण है पूर्वांचल का, वहां भी यही खेल है। और इसीलिए जो मैं यहां आकर के देख पा रहा हूं, गोरखपुर से लेकर बनारस तक बूथ लेवल पर जबरदस्त तैयारी की जा रही है कि बूथ पर पन्ने में जो वोटर लिस्टेड हैं उनको ले आया जाए। और यही आप मान लीजिए कि गेम चेंजर हो सकता है, जिसकी कवायद की जा रही है। जी बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका अपडेट्स देने के लिए। और आइए अब आगे बढ़ेंगे। लोकसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण का प्रचार जारी है। प्रधानमंत्री मोदी यूपी में होंगे आज, पूर्वांचल से हुंकार भरेंगे और विपक्ष पर प्रहार करेंगे। शनिवार को पीएम मोदी बिहार से इंडिया गठबंधन पर जमकर बरसे। कहा, अगर इंडिया गठबंधन को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, वहां जाकर मुजरा करना है तो मुजरा करें, लेकिन जब तक वो हैं तब तक SC, ST और OBC आरक्षण के साथ रहेंगे, लड़ते रहेंगे, ये भी कहा। और इस बयान को लेकर अब सियासी घमासान शुरू हो गया। इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। मोदी जी, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, एक आंखों की शर्म होती है, वो नहीं खोनी चाहिए। प्रधानमंत्री का दिन प्रतिदिन जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, वैसे भाषा में भारी गिरावट आ रही है। लालटेन लेकर के मुजरा करने वाली जो जमात है, वे भी बिहारियों का अपमान हो रहा है और कांग्रेस के चरण चूम रहे हैं। प्रधानमंत्री जी से पहले असहमत होता था, अब प्रधानमंत्री जी की चिंता हो रही है मुझे। मेरे प्रधानमंत्री जनता की बात करते हैं, कम से कम आप लोगों की तरह गाली गलौज का इस्तेमाल तो नहीं करते। लोकसभा चुनाव में म की खूब गूंज हो रही है। जैसे जैसे एक एक चरण का चुनाव बीतता गया, म से मंदिर, मस्जिद, मछली, मटन, मुसलमान, मंगलसूत्र, महिला सुरक्षा, महंगाई होते होते मुद्दा अब मुजरा तक पहुंच गया है। लोकसभा चुनाव 2024 का छठा चरण पूरा हो गया है, लेकिन छठे फेज की जब वोटिंग हो रही थी, तब ही चुनावी शब्दकोश से म से मुजरा निकला और सियासी बवाल शुरू हो गया। दरअसल बिहार के पटना में एक चुनावी जनसभा में पीएम मोदी ने कहा कि उनके लिए संविधान सबसे अहम है और इंडिया गठबंधन अपने वोट बैंक के लिए गुलामी करे या मुजरा, ये उनके लिए मायने नहीं रखता है। वो SC, ST, OBC आरक्षण के साथ मजबूती से खड़े हैं। पीएम ने कहा कि वो बिहार की धरती पर खड़े हैं, जिसने सामाजिक न्याय की लड़ाई को एक नई दिशा दी है। और वो यहाँ ऐलान कर रहे हैं कि वो SC, ST और OBC के अधिकारों को लूटने और उन्हें मुसलमानों को देने की इंडिया गठबंधन के मंसूबों को पूरा नहीं होने देंगे। पीएम मोदी ने ये भी कहा कि इंडिया गठबंधन के नेता गुलाम बने रह सकते हैं और अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए मुजरा कर सकते हैं। इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। मैं SC, ST, OBC आरक्षण के साथ डट करके खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा
जब तक जान है लड़ता रहूंगा। प्रधानमंत्री मोदी यही नहीं रुके। पटना में रैली के बाद काराकट सीट से एनडीए उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा के लिए डेहरी में एक रैली की। वहां भी उनके निशाने पर इंडिया गठबंधन और खासकर कांग्रेस को निशाने पर लिया और बिहार के लोगों की अस्मिता का सवाल उठाया। पीएम मोदी ने कांग्रेस से सवाल किया कि जब पंजाब में बिहार के लोगों के साथ अपमान हुआ तो कांग्रेस क्यों चुप थी। कांग्रेस के पंजाब के नेता ने हमारे बिहारी मजदूर भाई बहनों का घोर अपमान किया। कांग्रेस के शाही परिवार ने बिहारियों के इतने बड़े अपमान के लिए बिहार से माफी मांगी क्या? लालटेन लेकर के मुजरा करने वाली जो जमात है वे भी बिहारियों का अपमान हो रहा है और कांग्रेस के चरण चूम रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के दो बार मुजरा करने वाले इस बयान के बाद कांग्रेस और आरजेडी में तिलमिलाहट बढ़ गई और दोनों ही गठबंधन सहयोगी दलों के नेताओं ने पलटवार करना शुरू कर दिया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर कहा, प्रधानमंत्री की भाषा की गरिमा और बीजेपी की सीटें दोनों ही लगातार गिरती चली जा रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी हमलावर दिखे और ऐसे ऐसे शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए विपक्ष के नेताओं के लिए जो इस देश के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने नहीं इस्तेमाल किए होंगे। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, इतनी भी अपनी असलियत मत दिखाइए। एक आंखों की शर्म होती है वो नहीं खोनी चाहिए। जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है वैसे भाषा में भारी गिरावट आ रही है। गुजरात में मुसलमान 25 जातियों को आरक्षण मिल रहा है। प्रधानमंत्री जी, आप 13 साल से गुजरात के मुख्यमंत्री हैं, आपको ये नहीं पता कि वहाँ मिल रहा है? इंडिया गठबंधन के पलटवार पर एनडीए नेताओं ने भी मोर्चा खोल रखा है। चिराग पासवान ने पीएम मोदी पर दिए गए बयान को लेकर तेजस्वी यादव को आड़े हाथ लिया। जो प्रधानमंत्री 3 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हों, जिस संविधान के आधार पर वो तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हों, उनको संविधान का उनको ज्ञान नहीं होगा और इनको ज्ञान होगा। मैं पर्सनल नहीं जाना चाहता, मैं नहीं जाना चाहता कि कौन कितना जानकार है, कितना किसको क्या ज्ञान है। आखिरी चरण के चुनाव से पहले पीएम ने बिहार में एक और बयान दिया जिससे बिहार की सियासत गर्मा गई है। जिन्होंने बिहार के गरीबों को लूटकर नौकरी के बदले जमीन लिखवाई है, कान खोल के सुन लो, उनका भी जेल जाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ये जैसे ही ये हेलीकॉप्टर में चक्कर मारने का समय उनका पूरा होगा, जेल का रास्ता तय हो जाएगा। पीएम का इशारा लालू परिवार पर था, लिहाजा तेजस्वी ने इसका भी अपने ही अंदाज में जवाब दिया। प्रधानमंत्री जी हार रहे तो इस तरह का बयान दे रहे, हम लोग क्यों डरेंगे? लेकिन आप सोचो, एक 75 साल के बुजुर्ग एक 34 साल के नौजवान को धमकी दे रहा है कि तुम हमको चुनाव हरा रहे हो तो हम तुमको जेल भेज देंगे। बीजेपी सफा चट। अब लोकसभा चुनाव के आखिरी रण की तैयारी है और नए बयानों के बाद इतना तय हो गया है कि बढ़ती गर्मी में चुनावी पारा भी चरम पर होगा। बड़ी खबर आपको दे, राजकोट अग्निकांड में हाईकोर्ट ने अब संज्ञान लिया है। हाईकोर्ट ने फायर सेफ्टी पर जवाब मांगा। नगर निगम से हाईकोर्ट ने जवाब की मांग की। गुजरात हाईकोर्ट का यह कहना है कि मानव निर्मित आपदा है। सूरज ओझा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे। सूरज, क्या जानकारी मिल रही है आपको? जी बिल्कुल, देखिए कल राजकोट के गेमिंग जोन में आग लगी, 28 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। ऐसे इतने गंभीर मामले को देखते हुए गुजरात हाईकोर्ट ने खुद संज्ञान लिया। संज्ञान लेते हुए ये कहा कि यह मानव निर्मित आपदा है। साथ ही ये भी कहा गया
कि आप इसके लिए जवाब दीजिए कि आखिर गलती कहाँ हुई। तो हाईकोर्ट ने अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत, राजकोट समेत कई नगर निगम से स्पष्टीकरण मांगा है कि अगर जो भी चीजें थी इसमें नियमों की अनदेखी क्या हुई है, कैसे हुई है, तमाम चीजों को लेकर ये आपदा कैसे आई, क्योंकि ये मानव निर्मित आपदा है, और ये संज्ञान लेते हुए तमाम जो संबंधित विभाग हैं उनसे स्पष्टीकरण मांगा है। फिलहाल इस पूरे मामले पर कल सुनवाई होनी है। शुक्रिया सूरज जानकारी पहुंचाने के लिए। तो कल सुनवाई इस पूरे मामले में फिलहाल संज्ञान हाईकोर्ट की तरफ से लिया गया।